अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अनीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। रास्ता बिल्कुल खामोशी से गुज़र रहा था। वो इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और अर्शफा बेचारी बार बार नज़रें उठाकर उसकी जानिब देख रही थी, लेकिन बिल्कुल अनजान बना गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था वो, जैसे गाड़ी में बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ कोई मौजूद ना हो। अर्शफा ये तो जानती थी कि वो इससे खफा है, लेकिन वो उसे इस तरह से नज़रअंदाज करेगा, ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। सुबह होते ही वो उसे लेने आ पहुंचा था। कहने को तो उसने कहा था कि यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आया है जो वापसी पर सर अंजाम देगा, लेकिन वापसी पर उसने कोई काम नहीं किया, बस इसे लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। अर्शफा ने यही सोचा था कि घर जाकर उसे मनाने की भरपूर कोशिश करेगी। एक तो वो उससे पहली बार नाराज़ हुआ था, दूसरा इससे तो कभी कोई नाराज़ ही नहीं हुआ था, उसे मनाना तक नहीं आता था। पता नहीं अपने महबूब शौहर को कैसे मनाएगी। बहुत सारी सोचें उसके जहन और दिल पर सवार थी। वो अरियान को इस तरह से हफ़ात देकर अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। अरियान का ये है बेगानापन उसे बहुत उलझन में मुब्तला कर रहा था, और सबसे अहम बात उसके गुस्से का लेवल क्या था, वो तो ये भी नहीं जानती थी भला उसे मनाएगी कैसे। वो बार बार नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती, जो बिल्कुल भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, और उसका मासूम दिल डूबता जा रहा था। आज अरियान की नाराज़गी ने ना जाने कौन सा तूफ़ान लाने वाली थी। सफ़र ख़त्म हो चुका था। वो घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता बिना उसे मुखातिब के अंदर आया, शायद अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था। अर्शफा खामोशी से उठकर उसके पीछे पीछे आई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अंदर की जानिब जा रही थी, जहाँ वो अपने काम की तैयारी करते हुए यूनिफॉर्म लिए बाथरूम में घुस चुका था, और उसने फ़ौरन किचन की तरफ दौड़ लगाई। नाश्ते का वक्त तो गुजर गया था, दोपहर के खाने का वक्त था। अर्शी जल्दी जल्दी हाथ चलाया। अरियान ने वहाँ पर भी कुछ नहीं खाया था, और उसे यकीन था कि वो घर से कुछ खाकर नहीं आया, क्योंकि इस्तांबुल से उस घर तक का सफ़र 3 घंटे का था, और उसे पता था अरियान ने यह सफ़र भूखे तय किया होगा। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए अरियान के लिए खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही उसने मेज़ पर खाना रखा, अरियान की गाड़ी की आवाज़ बाहर से आई। उसने दौड़कर दरवाजे पर देखा था, लेकिन आर्यन अपनी गाड़ी स्टार्ट किए वहाँ से जा चुका था। उसकी आंखों में पानी आने लगा। उसका शौहर उससे इस हद तक खफा था। क्या हुआ आयशा, तुम जब से आई हो परेशान हो? क्या तुम्हें जान से मिलकर अच्छा नहीं लगा? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? जाना कब से उसके पास बैठी मुसलसल उसका सर खा रही थी, जबकि उसका ध्यान अभी तक उस जान की नज़रों पर था। कुछ तो था उसकी नज़रों में, कुछ तो ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। न जाने क्यों उस बीच और उस जान में उसे परखना मुश्किल लग रहा था। क्या वो खून असली था? क्या वहाँ पर वो उंगली सच में एक इंसान की थी? आयशा अपनी सोचों में बुरी तरह डूबी थी, जब जाना ने उसके बाजू से पकड़कर हिलाया। बोलो ना आयशा, क्या तुम्हें जान पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें उससे मिलकर खुशी नहीं हुई? वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे भाई और बाबा से बहुत ज़्यादा। जाना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। जाना, इतने थोड़े वक्त में किसी पर भरोसा करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है। तुम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी भरोसा कर रही हो, तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। जाना, क्या जानती हो तुम उस शख्स के बारे में जो तुम उससे मोहब्बत का दावा करने लगी हो? या वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? हाँ, वो इंतहाई गुस्से से उसके सामने बोल रही थी। मैं जान के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। इससे ज़्यादा हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत नहीं। और अगर जाना की बात करूँ तो मेरे बारे में वो सब कुछ जानता है, सब कुछ। आयशा, वो मुझे बचपन से जानता है। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा उसकी आंखों के सामने गुजरा है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आयशा, दीवानों की तरह तुमने उसकी मोहब्बत नहीं देखी, वरना इस तरह तुम कभी भी नहीं कहती। तुम एक बार उसकी मोहब्बत को देख लो, फिर देखना तुम्हें भी जान अच्छा लगने लगेगा। और उसे समझाने के लिए मजबूत दलाइल ढूंढने लगी। ये सारी बातें लड़के लड़कियों को पछताने के लिए अक्सर करते रहते हैं। जाना, अब क्या कोई भी उठकर तुमसे ये कहेगा कि वो तुम्हें बचपन से जानता है, तो क्या तुम उस पर यकीन कर लोगी? ये सारी बातें लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं। उसने भी बोल दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें सच में जानता है। नहीं आयशा, उसके पास मेरे बचपन की तस्वीरें हैं। जाना, ये सब कुछ आजकल नहीं, आजकल मुश्किल नहीं है किसी भी इंसान के बारे में जानना, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। ये उसकी तस्वीरें निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इंटरनेट का दौर है। जाना, बेवकूफ़ मत बनो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, लेकिन अगर उसने कल तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम जानती हो हम मुसलमान हैं। जाना, हमारी आखिरी मंजिल निकाह होता है। वो उसे समझा रही थी, जबकि जाना मुस्कुराकर उसे करीब से उठकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। अगर उसे अपने बाबा का डरना होता तो वो उसे बता देती कि वो मोहब्बत की आखिरी मंजिल भी तय कर चुके हैं।
जाना गहरी नींद सो चुकी थी। जब आशी का फ़ोन बजा, वो आहिस्ता से फ़ोन उठाकर नंबर देखने लगी। अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। उससे भला अनजान नंबर से कौन करेगा उसे फ़ोन। उसने सोचते हुए फ़ोन दोबारा रख दिया। इस तरह फ़ोन उठाने की गलती वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद फ़ोन करने वाला कोई ढीठ था जो बार बार नॉन स्टॉप उसे फ़ोन किए जा रहा था। आयशा ने मजबूर होकर फ़ोन उठाया, एक नज़र उस नंबर पर डाली जो उसके लिए बिल्कुल भी आशना नहीं था। फिर फ़ोन उठा ही लिया। हेलो आयशा, क्या तुम बोल रही हो? दूसरी तरफ से ता की आवाज़ पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। ता, कैसे हो तुम? मुझे नहीं पता था कि ये नंबर तुम्हारा है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बार बार फ़ोन करना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए सॉरी की तो दूसरी जानिब ता भी मुस्कुराया। नहीं, कोई बात नहीं। तुम बताओ आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? बाहर उतरा कि नहीं? वो मुस्कुराकर बोला तो आयशा भी मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, ता, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है बीच के बारे में। क्या हम मिल सकते हैं? बीच के बारे में कोई भी बात वो उस वक्त जाने से तो शेयर नहीं कर सकती थी, और ना ही वो इस वक्त नाजुक दिल लड़की को बता सकती थी उसने अपनी आंखों के सामने क्या होता देखा है। आयशा, इस बीच को तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती? प्लीज़ आयशा, उसे अपने दिल से निकाल कर अपने पेपर पर ध्यान दो। एक ऐसे शख्स के बारे में सोचना जिसे तुमने देखा तक नहीं। मैंने एक इंसान को देखा है था, और मुझे लगता है कि वही बीस्ट है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अभी उसको देखा है। उसकी आंखें और उस आदमी की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। सर्द बेरे हैं। तुम एक बार मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वो कुछ सोचते हुए कहने लगी तो ता ने भी हामी भर ली थी। ओके आयशा, मैं तुम्हें कल सुबह रेस्टोरेंट में मिलता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वक्त रिलैक्स होकर सो जाओ। अपने दिमाग से ये सोचे निकाल दो आयशा, अपने पेपर पर ध्यान दो, अपने करियर के बारे में सोचो। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर है। तुम एक इंसान की वजह से अपने आप को इस हद तक डिस्टर्ब कर लोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो उसका दोस्त ना होते हुए भी एक अच्छे दोस्त की तरह उसे मशवरा दे रहा था। फिर दो चार बातें और करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया, जबकि आयशा ने ये सोच लिया था कि वो ताको, जान और बीच के बारे में सब कुछ बता देगी। आयशा सो रही थी जब उसे ऐसा महसूस हुआ कोई भी बहुत गौर से उसे देख रहा है। उसके दिल दिमाग पर अभी तक बीस्ट था, और वो अक्सर नींद में जाग जाती या अपने आप को बीस्ट के हाथों कत्ल होते देखती। आजकल उसके दिमाग में सिवाय कत्ल होने और बीस्ट की और कुछ नहीं चलता था। इस वक्त भी गहरी नींद में थी। बहुत दिनों के बाद उसे ऐसी नींद आई थी, लेकिन अब उसे इस नींद में खलल होता महसूस हुआ। लेकिन बहुत कोई करीब गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो ज़्यादा देर तक नींद को बचा नहीं पाई। उसकी आंख खुली तो चीख निकलते निकलते रह गई। वो उसके सामने बैठा हुआ था, जबकि हाथ में एक चाकू था, बिल्कुल ऐसा ही चाकू जैसा उस दिन बीस्ट के हाथ में था। लेकिन ये बीस्ट नहीं बल्कि जान था। कैसी हो जाना कि दोस्त, सॉरी मैं दिन में तुमसे ठीक से नहीं मिल पाया था। वो क्या है ना, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ था, इसलिए स्पेशल तुमसे मिलने आया हूँ मैं इस वक्त। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था या डर रहा था, ये आयशा को समझ नहीं आया। बस उसका दिल जिस रफ्तार में दौड़ रहा था, आयशा को लगा कि कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक जाएंगी। तुम जाना की दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हुई ना। तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं दिन में उस वक्त क्या कर रहा था? चलो मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। वो क्या है ना, मैं उस वक्त में एक बहुत ज़रूरी काम सर अंजाम दे रहा था। एक लड़की थी, वो मेरी जाना को ये बताने आ रही थी कि मैं क्या करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मेरी जाना को मुझसे दूर करने के लिए ये सब कुछ बताने आ रही थी उसे। बस इसीलिए मैंने उसकी सारी उंगलियां काट दी, और हाँ, उसके सारे बाल भी काट दिए, सॉरी उखाड़ दिए। वो अपने सर पे हाथ मारता दोस्ताना अंदाज में बोला था, जबकि उसके सामने बैठी थी आयशा थर थर कांप रही थी। क्या हुआ आयशा, तुम डर गई? जाना की दोस्त, तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें भला कुछ कह सकता हूँ क्या? तुम तो जाना की दोस्त हो, और थोड़ी ना जाना को मेरे बारे में तुम कुछ बताने वाली हो। तुम कौन सा उसे ये बताने वाली हो कि उस दिन सोहम को मैंने किस तरह से मारा था? है ना, तुम नहीं बताओगी ना? तुम तो जाना की दोस्त हो, और जाना की दोस्त मेरी भी दोस्त है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। आयशा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं भला क्या कहूँगा? छोड़ो इन सब बातों को। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम सो जाओ अब मैं चलता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हो चुका था। आयशा की जान में जान आई। वो फ़ौरन उठकर जाना की तरफ जाने लगी। जब अगले ही लम्हे वो उल्टे कदमों से वापस आया, जान ने अपना चाकू निकाल कर उसके सामने किया, शायद वो उसे मारने वाला है। उससे पहले कि वो चीखती, जान उसके मुंह पर हाथ रख गया। चुप, एकदम चुप। तुम मेरी जाना की नींद हराम कर रही हो। वो दूसरे बेड पर गहरी नींद सो रही थी। किसी कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें पता है ना, जब वो कच्ची नींद से जागती है उसमें उसके सर में दर्द होता है, फिर भी ऐसी चीख चिल्लाकर उसकी नींद खराब कर रही हो। वो उसके मुंह से हाथ हटाते हुए गुस्से से बुरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला। तो आयशा ने बहुत हिम्मत करके कहा, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। बहुत ज़्यादा घबराई, बुरी तरह से कांप रही थी। उसे देखकर जान मुस्कुराया। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी तब तक मेरा चाकू जिद नहीं करेगा, वरना आज तक जिसके सामने मैंने कत्ल किया है वो जिंदा नहीं बचा। बीस्ट, वो दरिंदा जिसका नाम हर टीवी चैनल पर गूंजता है, वो तो तुम्हें पता होगा।
वो दरिंदा मैं हूँ। उन लोगों के जान लेना, उनके पार्ट्स को काट कर अलग करना मेरा पसंदीदा काम है, मेरी हॉबी है, और तुम्हें भी काटने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपना मुंह खोलने से पहले एक बार टीवी पर उस लड़की की खबर सुन लेना जिसके हाथ की उंगली मेरे घर पर तुम लेकर आई थी। चलो अब सो जाओ, पेपर होने वाले हैं तुम लोगों के, इतनी देर जागना अच्छी बात नहीं। गुड नाइट। वो आहिस्ता से विश करते हुए एक मोहब्बत भरी नज़ार जाना की तरफ देखकर खिड़की से नीचे छलांग लगा गया। उसने घर में कदम रखा तो अर्शफा सामने बैठी हुई थी। उसे देखते ही खिल उठी। रोज़ की बनिस्बत वो आज ज़रा लेट आया था। अर्शफा उसका फेवरेट कलर ब्लू पहने सीधे उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो इतनी आसानी से मानना नहीं चाहता था। वो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। वो मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहता था। जितना उसका ख्याल रखता था, वो अर्शफा से भी यही चाहता था कि वो भी उसका इतना ही ख्याल रखे। जिस तरह वो उसके जज्बात का एहतराम करता था, वो चाहता था वो भी इसके जज्बात का एहतराम करे। अभी कल सुबह की तो बात थी जब वो उसे अपने तमाम तर जज्बात का इजहार करके काम पर गया था। उसने कहा था कि शाम को वो डिनर पर बाहर करेंगे, एक मोहब्बत से भरपूर शाम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। वो तो डीएसपी सर आ गए तो अरियान का काम ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इसने अपने प्लान को फिर भी इग्नोर नहीं होने दिया था। उसे पता था कि सर वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर रात नहीं गुजारते थे। उसने सोचा था कि सर के जाने के बाद वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगा और उसके साथ खूबसूरत लम्हात गुजारेगा। उसके पेपर शुरू होने से पहले वो उसके साथ स्पेशल टाइम गुजारना चाहता था, और इस पे ये सब कुछ जानने के बावजूद भी डीएसपी सर के साथ चली गई। इसी बात ने अरियान को हर्ट किया था, और अब अरियान चाहता था कि वो उसे इस बात का एहसास दिलाए, इसलिए वो उससे नाराज़ हो गया था। दोपहर बिना उसके हाथ का खाना खाए वो चला गया ताकि वो इस पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर सके। वो घर वापस आया और उसे इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब अर्शफा ने उसका हाथ थामते हुए टेबल की तरफ इशारा किया। सामने टेबल पर उसकी पसंदीदा बिरयानी तैयार थी। वो अपना हाथ छुड़वाता एक नज़र उसकी तरफ देखता, फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वो भी उसी के पीछे पीछे ही परेशान सूरत लेकर आई। उसका चेहरा देखकर आर्यन की बार बार हंसी निकल रही थी, जिस पर वो भरपूर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अभी वो वार्डरोब खोलकर कपड़े निकाल रहा था जब अचानक अर्शफा ने म्यूज़िक ऑन किया। तुम्हारी नज़र क्यों हता हो गई, हता बख्श दो अगर हता हो गई, तुम्हारी नज़र क्यों हता हो गई, हता बख्श दो अगर हता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी ना था, हमारी हता हो गई, हमारी हता खुद सज़ा हो गई। अर्शफा कमरे के दरवाजे से टेक लगाए मुस्कुराते हुए अपनी सूरत हाल को गाने की सूरत बयान कर रही थी। फिर मुस्कुराते हुए आवाज़ बुलंद कर दी। आर्यन ने आईब्रो अचकाकर उसके इस अंदाज पर दाद दी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। उसके गुस्से में कमी देखकर अर्शफा को थोड़ा हौसला मिला था। अब वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिंगर की आवाज़ के साथ होंठ हिलाते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। सज़ा ही सही, आज कुछ तो मिला, सज़ा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तदा हो गई। आर्यन का दिल चाहा कि अपनी सारी ज़िंदगी नाराज़गी भुलाकर उसे अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन उसे तंग करने में अपना ही मज़ा आ रहा था। आज वो खुलकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। आज तो ये सिंगर वाकई उसके दिल के अल्फाज की ज़ुबान पर ले आई थी। इसलिए उसे पीछे करते हुए मुस्कुराकर सिंगर के साथ खुद भी गुनगुनाने लगा। मुलाकात ये इतना मसरूर क्यों हो, हमारी खुशामद से मजबूर क्यों हो, मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। खूब नखरे दिखाता वो एक बार फिर से उसे खुद से पीछे करते हुए नाराज़गी से गुनगुनाया। अर्शफा अभी तक उसे मनाने का मुकम्मल इरादा रखती थी, उसके पीछे पीछे आई। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। हाँ, लेकिन इतना यकीन हो चुका था कि आर्यन मान चुका है। अब तो ये बस ऊपर ऊपर का ड्रामा है जो वह जल्द ही ख़त्म करके अपनी नाराज़गी को भुला देगा। इसीलिए इसके पीछे पीछे सर पे हाथ रखे किसी फौजी की तरह चलती, फिर से सिंगर की आवाज़ पर लाभ हिलाते हुए उसका हाथ थाम लिया। सताने ना सताते ना हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नज़दीक लाते ही कैसे। वो इसके सामने खड़ी अभी तक मना रही थी जब आर्यन उसके हाथों पे हाथ रखते हुए खुद गुनगुनाने लगा। इसी दिन का चाहत को अरमान था कबूल, आज दिल की दुआ हो गई।
वो उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हुए अगले ही लम्हे उसके लबों पर झुका था। उसके मान जाने पर अशफा ने सुकून की सांस ली, लेकिन यह तो उसकी सांसें रोकने के दर पे था। लेकिन आज उसका ये जुल्म कबूल था। आज सच में वो बहुत डर गई थी। अगर आर्यन भी उससे नाराज़ हो गया तो उसकी ज़िंदगी में बचेगा ही क्या। बहुत कम वक्त में उसे पता चल चुका था कि आर्यन से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में और कोई इतना अजीज़ नहीं, और आर्यन का रूठना उसके लिए सुहाने रूह है। आयशा, चलो बाहर चलते हैं। वो सुबह सुबह तैयार उसके सामने खड़ी थी। उसने एक नज़र उसकी तैयारी पर देखा। आप जाना अपने आप को काफ़ी तैयार रखती थी। वो सादगी जो उसकी तबीयत का हिस्सा थी, अपने आप को नज़रअंदाज किए, अपनी ज़ात को बुलाए। वो जाना इस जाना से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जब से आई थी उसने इस बात को बहुत ज़्यादा नोट किया था कि अब वो अपना बहुत ख्याल रखने लगी थी, लेकिन पहले की तरह कुछ भी नहीं था। अब वो हर वो काम करती थी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता। ये तो वो भी समझ चुकी थी कि ये सब कुछ उसके लिए करती थी ताकि वो जान को और अच्छी लगे और उसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। ये मासूम तो जानती तक नहीं थी कि जिससे वो मोहब्बत कर बैठी है वो इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। इंसान के रूप में छुपा हुआ हैवान एक दरिंदा है, और जिस दरिंदगी से वह लोगों की जान लेता है। वो सोचते हुए भी आयशा सोच कर काम गई। उसने अपनी आंखों के सामने उस सोहम को मौत के घाट उतारते हुए देखा। वो कैसे अपनी दोस्त के लिए उस शख्स पर यकीन कर सकती थी। वो इंसान नहीं था, या शायद इसके सीने में दिल नहीं था। जिस तरह से वह लोगों को काट कर टुकड़े टुकड़े करता था, किसी इंसान के बस की बात तो वो हरगिज़ नहीं थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो जाना को सब कुछ बता दे, वो जान की हकीकत उसके सामने खोल दे, वो उसे हकीकत का आईना दिखाए। लेकिन फिर क्या होगा? जान तो शायद उसे जान से मार देगा। अपनी सहेली के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन इस मासूम लड़की पर क्या बीतेगी जब से पता चलेगा कि जिसे इतनी मोहब्बत करने लगी है उसके लिए अपने आप को सर तक पैर तक बदल रही है, वो एक कातिल है। जाना तो बिखर कर रह जाएगी। सारी ज़िंदगी अपनों से मोहब्बतों के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला था, और अब अगर मिला भी था, मोहब्बत मिली भी, तो इंसान के रूप में एक दरिंदे की। कैसे बर्दाश्त करेगी वो ये सब कुछ? कैसे जिएगी उस शख्स के साथ? नहीं, मैं जाना की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उसने फैसला किया। लेकिन फिर सोहम की लाश आंखों के सामने आ गई। खून से लथपथ जिस्म से खून के फवारे निकलते। वो मंजर इतना खौफनाक था कि आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते। जाना जो कब से उसकी मुंतज़िर थी, उसके चेहरे पर सोचों का जाल देखकर उसके सामने चुटकी बजाई। चलो ना यार, बहुत मज़ा आएगा, जान भी आएगा। अच्छा है ना, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे अच्छी तरह से जान लोगी, फिर तुम्हारे बेकार के वहम भी दूर हो जाएंगे। वो उसे देखते हुए कह रही थी। आयशा को याद आया आज वो ताज से मिलने वाली है। नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम जाओ, इंजॉय करो। वो सर पे हाथ रखते हुए बोली तो जाना को भी परेशानी ने आ घेरा। क्या हुआ आशी, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? मैं जान को फ़ोन करके मना कर देती हूँ। वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोली तो उसने इसके हाथ को थामा। नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ इंजॉय करो। वो उसे देखते हुए बोली। वो ता के बारे में उसे सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। पता नहीं ता को सब कुछ बता के वो ठीक कर रही थी या नहीं। वो खुद में ही बुरी तरह उलझी हुई थी। जाना के फ़ोन पर मैसेज आया। जान बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आयशा को खुदाफिज करती जान के पास चली गई, जबकि वो जान की गाड़ी निकलने का इंतज़ार करती रही ताकि खुद ता से मिलने जा सके, क्योंकि यह तो उसने सोच लिया था कि वो खामोश नहीं बैठेगी। वो जान को उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगी। वही है जो लोगों को काट कर उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रहा है, बेकसूर लोगों की जान ले रहा है। मैं अपनी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जान, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम जैसे हैवान की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। तुम जैसे इंसान को सलाहों के पीछे रहना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है बाहर ज़िंदगी गुजारने का। जान, तुमने तो कहा था कि हम डेट पर जा रहे हैं, लेकिन ये तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? उसे घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए देखकर वो पूछने लगी, डेट पर जाकर क्या करना है? हम अपना वक्त मेरे बेडरूम में तो गुजार सकते हैं। वो उसके बिल्कुल नज़दीक आते हुए बोला तो जाना ने फ़ौरन अपने लबों पर हाथ रख लिया, जिस पर जान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अरे क्या, तुम तो बहुत खौफज़दा हो। मुझसे ऐसे कैसे चलेगा? अब तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। उसके हाथों को इसके लबों से हटाने लगा। जान, खबरदार जो तुमने कोई भी शरारत की। तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था, लेकिन तुम मुझे यहाँ ले आए। चीटर कहेंगे। चलो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओ। मैं तुम्हारे साथ अकेले इस घर में हरगिज़ नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी। अच्छे नहीं हो तुम, एक नंबर के छिछोरे आदमी हो। तुम्हारे छिछोरेपन के मनाजिर भी उस दिन मैंने देखे हैं। वो उसे खोदते हुए बोली। लेकिन अभी तुमने मेरा छिछोरापन देखा कहाँ है? एक बार तुम्हारे पेपर ख़त्म हो जाए फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल मुझे बर्दाश्त कर लो। वो क्या है ना, पिछले 4 दिन से मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया हुआ है, मुश्किल से। कहाँ मिलेगा मुझ जैसा मस्कीन शौहर जो सारे हकूक़ रखने के बावजूद भी इतनी दूरी अख्तियार किए हुए है?
वो उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों की प्यालियों में भर चुका था। फिर उसके लबों पर झुका। प्लीज़ जान नहीं। वो उसके होठों पे हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। आई प्रॉमिस, इस बार बहुत प्यार से वादा करने वाले अंदाज में बोला। तो जान का हाथ अपने आप ही उसके लबों से हट गया। जान मुस्कुराया, ऐसे जैसे जाना ने खुद उसे छोड़ने की इजाज़त दी हो। जान उस पर झुका, उसके नरम मुलायम नाजुक लबों को अपने होठों की कैद में लिया। वो कुछ ही पल में आज़ाद कर चुका था। देखा, कोई छिछोरापन नहीं किया। वो आंख दबाते हुए बोला। तो जाना भी सुनकर सर झुका गई, लेकिन लाल चेहरा शर्म व हया की सुर्खी को बयान कर गया। मेरी ब्लशिंग क्वीन, चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो नरमी से उसके गालों को छूते हुए गाड़ी स्टार्ट कर गया। जाना ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखा। जाना ने बेहतियात अपने लब उसके बालों पर रखे थे। आई लव यू माही, तुम्हारे बगैर तुम्हारा जान अधूरा है। वो उसके हाथों की उंगलियों को चुमता मोहब्बत से बोला, जबकि जान सिर्फ मुस्कुराई थी। जान जानू, तुम्हारे मोस्ट फेवरेट सॉन्ग के साथ तुम्हारा और तुम्हारे आर्यांशी का सीन लिख दिया। अब खुदा के लिए खुश हो जाओ। आर्यान की आंख खुली तो वो उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद सो रही थी। आर्यान ने मोहब्बत से एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उसे खुद से दूर करते हुए बेड पर लटाया और उसके करीब से उठा। रात उसने काफ़ी देर तक उसे जगाए रखा था। इस वक्त वह उसे तंग करने का इरादा तुर्क करते हुए तैयार होने लगा। आए दिन बेस्ट की कोई ना कोई खबर आती ही रहती थी। यकीनन आज भी उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कारनामा सर अंजाम दिया होगा। इस बेस्ट की तरफ से 3 पार्सल रिसीव हो चुके थे। मतलब कि इन दोनों में उसके लिए बहुत सबसे ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर आर्यान ही था। इसीलिए वह सब चीज़ें इसी को भेज रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आर्यान उन लोगों को बचा नहीं पा रहा था। अब लिस्ट में अगला नाम जिसका था, उसी के घर से सोहम की लाश मिली थी। लेकिन आजकल उसका भी कोई पता नहीं था। सोहम की मौत के बाद वो शख्स ऐसा गायब हुआ कि उसका नाम और निशान भी ना मिला। वो उसकी बीवी दोनों ही मंजर आम से गायब थे, जबकि उनकी बेटी का भी कोई अता पता नहीं था। जिस दिन सोहम की मौत हुई थी, उसकी बेटी उसी दिन घर पर थी, लेकिन आर्यान सिर्फ उसे तस्वीरों की हद तक जानता था। लेकिन उस लड़की को उसने कभी भी नहीं देखा था। अभी उसे पता चला था कि वो किसी हॉस्टल में रहाइश पजीर है। आज आर्यान का वहाँ जाने का इरादा था। हो सकता है कि वो लड़की अपने वालिदैन के बारे में कुछ जानती हो। उसका इरादा सिर्फ खान साहब की जान बचाने का था, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी बीच से बचने की कोशिश में न जाने कहाँ जा चुका था। मौत पर किसी का जोर नहीं। अगर उसका जान के हाथों उसका मरना लिखा है तो वो ज़रूर मरेगा, लेकिन कोशिश तो कर सकता था उसे बचाने की। अभी वो इन्हें सब सोचों में अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब नज़र बेड की तरफ देखा। अशफा नींद से भरी आंखें खोले उसे देख रही थी। आर्यान ने मुस्कुराकर पलट कर देखा। अब वो इशारों में उससे बात कर रही थी। आप जा रही हैं इतनी जल्दी? मैं आपके लिए आप जा रहे हैं इतनी जल्दी? मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, आप तब तक तैयारी करें। वो तेज़ी से बेड से उठी जब आर्यान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। नाश्ता का टाइम नहीं है अब, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं घर से यूं नहार मुँह ना जाऊँ, तो तुम मुझे एक किस दे सकती हो। उसने मुस्कुराते हुए उसके लबों को अपनी उंगलियों से छुआ। जब अर्शफा ने उसे खुद से दूर करते हुए सख्त नज़रों से घूरा। यार, जब तुम ऐसी घूरती हो ना, तो तुम पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। वो उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हुए उसके लबों पर झुका था। मोहब्बत से भरपूर धड़कता लम्स पर अर्शफा आंखें बंद कर गई। वो नरमी से उसके लबों को छूता पीछे हटते मुस्कुराया। पेपर्स की तैयारी कैसी है? अब वो अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए सीरियस अंदाज में पूछने लगा, जिस पर वो खुद दोनों हाथ को अंगूठे की शक्ल देते हुए अपने पेपर्स की तैयारी का बताने लगी। चेहरे से खुशी झलक रही थी। वेरी गुड, ऐसे ही पेपर भी होने चाहिए। उसने अर्शिफ़ा के चेहरे पर उलझन सी देखी थी। उसे लगा जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहती है। वो जो कहना चाहती हो कह दिया करो। इस तरह से तुम्हें अपनी तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखकर मुझे गैरों जैसी फीलिंग होती है। वो कुछ नाराज़गी से बोला तो अर्शी फ़ौरन ही उसके पास खड़ी इशारे करने लगी। लड़की, तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हें भला हॉस्टल में जाने की क्या ज़रूरत है? वो बिगड़ चुका था जब वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे फिर से समझाने लगी। ठीक है, चली जाना अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन आज नहीं कल। उन्हें भी बता देना कि तुम आने वाली हो। ये ना हो कि तुम हॉस्टल जाओ और वो कॉलेज चली जाएं। लेकिन आज के लिए अपने दिमाग से ये पढ़ाई वगैरह सब कुछ निकाल दो। आज रात हम दोनों डिनर बाहर करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। प्लानिंग तो परसों रात की थी, लेकिन आज ही सही। मैं शाम को आऊँ तो तुम तैयार मिलना। वो नक्सक से तैयार उसके गालों को अपने लबों से छूता खुदा हाफिज़ करता बाहर निकल गया, जबकि अशफा अपना फ़ोन उठाए हुए आयशा और जाना को अपने कल आने की खबर देने लगी।
वैसे तो उन दोनों के सामने उसने आर्यन की तारीफ़ों के ऐसे पुल बांधे थे कि वो दोनों ही अपने लिए आर्यन जैसे शख्स की दुआएं करने लगी थी। वो दोनों उससे बात को कबूल करती थी कि आर्यन एक बहुत अच्छा शोहर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। वो दोनों ही अर्शबा और आर्यन के हमेशा साथ रहने की दुआएं करती थी। और अब उसके कल आने की खबर सुनकर वो दोनों ही बेतहाशा खुश थी। वो उसकी शादी पर नहीं जा पाई थी, लेकिन शादी के बाद उससे मिलने की ख्वाहिश तो उन दोनों के अंदर थी। इसलिए तो कल उसकी आने की खबर सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गई थी। लेकिन अब ये सोचकर भी वो दोनों ही उदास थी कि वो हमेशा उनके साथ नहीं रहेगी। अब तो उन दोनों का साथ भी हमेशा का नहीं था। पेपर ख़त्म होने के बाद जाना ने अपने घर चले जाना था, जबकि आयशा को वही नफ़रत ज़्यादा ज़िंदगी जीनी थी जो हमेशा से जीती आई थी। वो तो जानती तक नहीं थी कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, कैसे हैं। बस एक माँ के लिए दुआएं करती थी कि वो जहाँ भी हों ठीक हों। जाना हॉस्टल से जाने के बाद वो खुद ताज से मिलने के लिए बाहर आई थी। इस वक्त वो रेस्टोरेंट में उसका इंतज़ार कर रही थी। इसके सामने बैठे हुए बोला भी तो क्या, इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की ज़रूरत क्या थी? ये बिल तुम दोगी, मैं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो उसे इतनी अहम बात बताने आई थी, उसकी ये बात सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गई। चुप खा जाओ बेकार कहीं के, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी। वेटर को इशारा करते हुए गुस्से से बोली थी। शुक्र है, मैं तो घबरा गया था, सोचा तुम बीमार हो और बीमार हालत में यहाँ आकर बैठ गई हो। तो मैं अंदाज़ा तो है नहीं ये होटल कितना महंगा है, तुम्हारे पास पैसे तो हैं ना? वो अब भी उसका गुस्सा देखकर परेशानी से बोला था। बस करो, बस कर जाओ ताहा, मेरे पास पैसे हैं, तुम आराम से बैठकर कॉफ़ी पियो। पता नहीं किस इंसान से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने बैठ गई हूँ मैं, वो उकता कर बोली थी। अस्सलाम। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कौन सी खास बात करनी थी तुमने मुझसे? वो उसे देखते हुए कहने लगा। ना चाहते हुए भी उससे बीस्ट में इंटरेस्ट हो गया था, जिसकी खबरों को टीवी पर आते देखते ही वो नज़रअंदाज करके बढ़ जाता। तुम बीस्ट के बारे में तो जानते ही हो ना, वो दरिंदा है जो कत्ल करता है, आए दिन न्यूज़ में आता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने उसे देखा है। उसने अपनी बात का आगाज़ किया। यार आयशा, ख़त्म कर दो इस सारे किस्से को, क्यों पीछे पड़ गई हो तुम? जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लोगी तुम्हें इतना ही उससे खौफ आएगा। भला भुला दो तुम उसे, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। मैंने उसे बताया है बिना निकाब के मैंने उसे देखा है बिना निकाब के। मैं कल अपनी दोस्त जाना के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। मैंने वहाँ कुछ अजीब देखा। एक मिनट, तुमने कहा कि तुमने उसे बिना निकाब के देखा, कैसा दिखता है वो बताओ मुझे। ताकि के लहजे में एक्साइटमेंट थी। आयशा, तुम खामोश क्यों हो? बताओ मुझे कैसा दिखता है वो आदमी? मतलब क्या उसके सर पर सींग है? उसके सर पर एक बड़ी सी आँख है, लाइक एक्स्ट्रा आई। दो के बजाय उसके चार कान हैं, या उसके माथे पर बड़े बड़े दो होंठ हैं। यार प्लीज़ बताओ ना वो कैसा दिखता है, मुझे ना बहुत तजस्सुस हो रहा है उसे देखने का। ताब बोला तो उस अंदाज में जैसे आयशा का मजाक कर रहा हो। ना चाहते हुए भी आयशा की आंखों में नमी सी उतर आई। वो फ़ौरन उसके करीब से उठकर तेज़ी से रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगी, जब तक कि ताहा ने जल्दी से उसके हाथ थाम लिए। यार मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से कैसे जा सकती हो तुम? उसके दोनों हाथ थामते हुए उसके सामने आकर रुका। आयशा ने अपने दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ गया था। यार जाने से पहले कम अज़ कम कॉफ़ी के पैसे तो दे जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली जेब है मेरी। उसकी इल्तिजा पर आयशा का दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे। बेकारी इंसान, मैं पैसे दे के जाऊंगी, तुम पर अपना कोई भी खर्च नहीं डाल रही हूँ। वो अपने पर्स से पैसे निकालते हुए टेबल पर रख कर होटल से बाहर निकली। जब उसके साथ भागता हुआ बाहर आया था। आयशा, एक मेरी को गौर से सुनो, मैं पागल नहीं हूँ। आयशा, तुम्हारी सारी बातों को समझ रहा हूँ। जानता हूँ कि तुमने अपनी आंखों के सामने किसी का खून होते देखा है, लेकिन तुमने उसे अपने सर पर बहुत सवार कर लिया है। आयशा, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम इस शख्स के अलावा कुछ और सोच तक नहीं पा रही हो। वो तुम्हें पागल कर रहा है और तुम पागल हो रही हो। तुमने उसे कहीं नहीं देखा आयशा, तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुमने उसे देखा है। अब हर इंसान में तुम्हें उसी का चेहरा नज़र आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे सर पर सवार है, तुम्हारे दिमाग पर बुरी तरह से हावी है और कुछ भी नहीं। वो कल रात हॉस्टल में आया था मुझे धमकी देने के लिए कि अगर मैंने जाना को कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। वो उसकी आंखों में आंखें डालते तकरीबन चलाते हुए बोली थी। आयशा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। वो अब भी पीछे नहीं
देखता आयशा को उस पर गुस्सा आने लगा। अपना मुंह बंद रखो तुम, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं तुमसे ये बात शेयर करने आ गई थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी कि मैंने उसे देखा है। जाना का बॉयफ्रेंड है वो, उसने मेरे सामने कबूल किया है कि उसने सोहम को मारा है। और अगर मैंने जाना को कुछ भी बताया तो वो मुझे भी मार देगा। वो अभी उसे बता रही थी कि उसका फ़ोन बजा। इतने दिनों के बाद अपनी माँ का फ़ोन देखकर उसके दिल में उससे बात करने की ख्वाहिश मचलती थी। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसकी माँ सगियाँ लेते हुए रो रही थी। आयशा ने मार डाला, आयशा उसने मार डाला, उसने मार डाला तुम्हारे बाबा को, वो रोते हुए कह रही थी। अब वो कौन था ये अंदाज़ा लगाना आयशा के लिए मुश्किल नहीं था। मामा आप ठीक तो हैं ना? उसने अपने बेजान होते असबाब को कंट्रोल करते हुए पूछा। क्या उसकी माँ ठीक तो थी? उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा। ख्वाहिश तुम ठीक तो हो? अ, उसे यूं अचानक गिरते देखकर पूछने लगा। उसने एक नज़र ताहा की जानिब देखा था जो हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके बेजान होते वजूद को देखकर वो उसके हाथ से मोबाइल लेकर खुद बात करने लगा। जान उसे मिलने आया तो वह तकरीबन भागते हुए उसके पास आई थी। जाना मेरी जान, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम ये उदासी? उसका चेहरा हाथों में लिए बोला। उसकी उदासी पर तड़प ही उठा था। वो तो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। जान तुम्हें मेरी दोस्त याद है ना आयशा? तुम परसों तो उससे मिले थे। उसके पापा का इंतकाल हो गया, 20 ने मार डाला। ओफ, तुमने उनकी लाश देखी? टीवी पर उनकी लाश दिखाई गई है, अभी भी वो लोग टीवी पर दिखा रहे थे। ओफ, कितना जालिम शख्स था वो जिसने अंकल का कत्ल किया। मुझे बहुत डर लग रहा है जान। ऐसे किसी बेकसूर की जान कैसे ले सकता है वो? क्या उसे रहम नहीं आता क्या? उन लोगों के खून को देखकर उसके अंदर इंसानियत नहीं जागती? इस तरह कैसे किसी की जान ले सकता है? वो बुरी तरह से घबराई, तकरीबन उसके साथ चिपके हुए बोली थी। जान प्लीज़ मेरे सामने ये सारी बातें मत करो, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आयशा के वालिद का सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन प्लीज़ वो मंजर मेरी आंखों के सामने मत लाओ, मुझे खून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे टोक गया। हाँ, तुम भी सही कह रहे हो, मैं बेकार में ये सारी बातें लेकर बैठ गई। आयशा के मामा बहुत बीमार हैं। वो उसे बताने लगी तो जान ने आयशा के बारे में पूछा। आशिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सगे बाबा नहीं थे उसके और बहुत बुरे भी थे। लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छी हैं, उनका शौहर था वो ना, तो अफ़सोस तो होगा ही ना। आयशा अपनी मामा के लिए वहाँ गई है। जाना ने उसे पूरी बात बताई तो वो उसका हाथ थाम कर उसे गाड़ी में बिठाने लगा। जान इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बहुत वक्त हो गया है, वो उसे समझाने लगी। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस पास से ही वापस आ जाएंगे, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, वरना सारी रात इस बीच के बारे में सोचती रहोगी वो और मुझे भूल जाओगी, और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। और प्यार से उसे गाड़ी में बिठाते हुए बोला तो जाना बेसाख्ता मुस्कुरा दी। कितनी फ़िक्र करता था ये शख्स, उसकी कितनी मोहब्बत करता था इससे। जाना इसकी मोहब्बत को पाकर खुद पर नाज करती थी। आर्यान को कल ही मिस्टर हान की मौत की खबर मिल चुकी थी। अगर वो उन लोगों से छुपकर नहीं जाता तो शायद वो उसे बचा लेते, लेकिन मौत तो मौत है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। अर्शफा को वादे के मुताबिक उसने सुबह सवेरे ही हॉस्टल छोड़ दिया था। यहाँ आकर उसे आयशा गायब मिली तो जाना ने उसे बताया कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और 20 ने बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया है। जाना तो कल ही टीवी पर यही सारी खबरें सुनती आई थी, उसे तो बस मौका चाहिए था कि किसी न किसी से इसके बारे में बात करने लगी। आयशा के पापा के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। आयशा आई तो आयशा यहाँ नहीं थी। उसे भी पता चल चुका था कि आयशा का सौतेला बाप किसी के हाथों कत्ल हो चुका है। वो जानती थी आशी ना सही, लेकिन उसकी माँ इस वक्त बहुत दुखी में होगी। आखिर वो उसका शौहर था, इसका हमसफ़र था, इसके लिए अजीज़ था। ऐसे में आयशा का अपनी माँ के साथ रहने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। उसने फ़ोन पर उन्हें बताया था कि वो सिर्फ और पेपर्स के वक्त ही आएगी, क्योंकि उसके माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारना चाहती है। अर्शी यार, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं आंटी की हालत क्या होगी। कल तक वो अर्शी यहाँ वापस आने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने पूरे रूम को ठीक से साफ़ किया था, खास करके अर्शी की सारी चीज़ें पैक कर दी थी जैसे वो अपने साथ लेकर जाने वाली हो। आयशा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन इस वाक़ये की वजह से वो उससे नहीं मिल पाई। उसने अरीशा को फ़ोन पर जान के बारे में बताया था कि वो किसी से मोहब्बत करती है। इसने वादा किया था कि जिस दिन अर्शी यहाँ आएगी वो इससे ज़रूर मिलवाएगी, लेकिन जान का कोई ज़रूरी काम निकल आने की वजह से वो इससे भी नहीं मिल पाई थी। और हालात भी कुछ ऐसे थे कि आयशा और उसके बाप की मौत के अलावा वो दोनों कोई और बात नहीं कर पाई। शाम को आर्यन उसे लेने आया तो उसकी मुलाकात जाना से भी हुई थी। जाना उसे बहुत अच्छी लगी थी और उसने पेपर्स के बाद उन दोनों को अपने घर आने के लिए भी कहा था। जाना को भी आर्यन बहुत अच्छा लगा था।
और जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी उसका बार-बार शिफ़ा की जानिब देखकर मुस्कुराना, उसकी बातों को अहमियत देना, उन दोनों के दरमियान बार-बार उसे मुख़ातिब करना। कितनी मोहब्बत करता था वो और शिफ़ा से उसके लब व लहजे से ही पता चलता था। हमें बहुत अफ़सोस है कि हम इस तरह उनको नहीं बचा पाए, लेकिन अगर वो हमारे साथ तावन करते तो आज ऐसा नहीं होता। आर्या ने अफ़सोस करने वाले अंदाज़ में कहा था। आयशा ने एक नज़र उसे देखा। आयशा को तो ऐसा लग रहा था जैसे इस शख़्स को इसके बाप की मौत से बहुत ज़्यादा सुकून मिला है और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है, सिर्फ़ ऊपर से उसकी माँ के सामने ड्रामे कर रहा है। खैर अफ़सोस तो इस सब का आयशा को भी नहीं था, वो तो खुद अपने बाप की मौत की दुआएं मांगती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसकी माँ की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। शौहर की जुदाई के गम में बुरी तरह से तड़प रही थी। हान ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी और बेटे के नाम कर दी थी। उसे तो ये भी कोई करिश्मा ही लगा था, वरना उसका बाप उसे इतनी मोहब्बत कहाँ करता था कि उस मरने से पहले अपनी जायदाद इनके नाम लिखवा देता। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके शौहर किसी वसीम राजपूत को जानते हैं? क्योंकि लिस्ट में अगला नाम वसीम राजपूत का है, मतलब अगला कत्ल उनका होगा। देखिए मैडम, ये लिस्ट बहुत लंबी है, पता नहीं कौन कौन मरेगा और किस किस की मौत आपके शौहर की मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। हम इस केस का कोई सुराग नहीं लगा रहे। वो बीस्ट अपने पीछे से सवाए एक लोगों के और कुछ भी नहीं छोड़ता। प्लीज़ हमारे साथ तावन करें ताकि हम मज़ीद बेगुनाहों लोगों को मौत के घाट उतरने से बचा लें। आर्यान उनके सामने खड़ा कह रहा था जब आयशा को गुस्सा आने लगा। इंस्पेक्टर, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा मेरी माँ की क्या हालत है? इस वक्त वो बात करने की कंडीशन में नहीं है और आपको अपने केस की पड़ी है। प्लीज़ खुदा के लिए रहम करें हम पर, हम लोग किसी वसीम राजपूत को नहीं जानते। आयशा ने इंतहाई गुस्से से कहा। लेकिन